Right, children, so we are back with another series of classification of element and we are discussing some important questions from the classification of element, that is periodic table. तो periodic table में हम जो है क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो जो है सीरीज में आ चुकी हैं. अब ये थर्ड सीरीज है. इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे. इस सीरीज के बाद मैं आपको कुछ ट्रिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप चीज़ों को मेमोराइज करना आसानी से कर सकेंगे. तो इस चैप्टर में जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और मगिंग है ये चैप्टर. लर्निंग पूरा है, सीरीज हैं, ऑर्डर्स हैं, अरेंजमेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एसिडिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, वो सारा इसमें है. तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन का सीरीज है. इसके बाद जो है वो थ्योरी पार्ट करेंगे और उसमें हम ट्रिक्स मेनली देखेंगे कैसे याद करना है. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर. तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर क्या है, द लिक्विफाइड मेटल. तो इसके अंदर ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेटा गिवन है उसको आप देख लिया करिए. अब यहाँ पर क्या है, द लिक्विफाइड मेटल है, लिक्विफाइड मेटल. द लिक्विफाइड, हाईलाइटर करना था. लिक्विफाइड, हाईलाइटर, हाँ, लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन इज. अब ये जो क्वेश्चन है ये कई तरीके से इंपॉर्टेंट है. एक तो इसमें ये है कि लिक्विड मेटल होना चाहिए, ठीक है ना. वैसे गैलियम जो है वो लिक्विड मेटल में नहीं आता, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा सुधार होना चाहिए. मरकरी आता है लिक्विड मेटल में. लिक्विड मेटल्स आर द मेटल्स दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर या एम्बियंट टेम्परेचर जो है ना उस पर लिक्विड रहते हैं. गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है 30 डिग्री के आसपास है, ऑल्दो इट इज नॉट ए लिक्विड मेटल, ठीक है ना. लेकिन फिर भी इन चारों ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास ये गैलियम ही जो है ये एक लिक्विड मेटल की तरह काम करेगा. अब ये एक्सपेंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, तो ये एक्सपेंड भी करता है. तो गैलियम एक्सपेंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, गैलियम को जब आप फ्रीज करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे तो एक्सपेंड होता है. ऐसी वाटर का भी केस है. तो जनरली होता ये है कि ज़्यादातर सॉलिड जो है वो फ्रीज करने पे कंप्रेस होते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को जमाएंगे तो एटम, जो चीज़ें हैं वो सॉलिड में कन्वर्ट होंगी और एटम जो है पास पास आने लगेंगे, तो उनका वॉल्यूम जो है कम होने लगेगा. लेकिन वाटर के अंदर या गैलियम के अंदर ये चीज़ उल्टी होती है. तो वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल दूर हो जाता है, ज़्यादा पास नहीं आ पाता. तो वाटर जो है जब फ्रीज होता है तो इट एक्सपेंड्स. रिमेंबर, वाटर जो है जब फ्रीज होता है तो एक्सपेंड होता है. इसीलिए आइस की जो डेंसिटी है वो कम होती है. क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर ये होता है, जैसे मैंने ले लिया, अगर 1 kg वाटर ले लिया मैंने अगर ये लिया मैंने अगर 1 kg वाटर ले लिया, जैसे मैंने 1 kg वाटर लिया है, तो 1 kg वाटर से 1 kg आइस ही बनेगी. कंजर्वेशन ऑफ मास, 1 kg आइस. अब ये है कि वाटर का जो वॉल्यूम है ये जो है आइस के वॉल्यूम से कम होता है. आइस का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ ये आइस लिख देते हैं और वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख देते हैं. तो मतलब वाटर फ्रीज करने पे एक्सपेंड होता है. इसलिए ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये ज्यादा हो जाती है डेंसिटी ऑफ आइस. इसलिए जो वाटर जो है ये फ्लोट करता है, आइस जो है ये फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, क्योंकि वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग. बार बार बता रहे हैं. तो अगर आप इसको कभी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस लाएं तो कभी आप देखना, जो आइस फ्रीजर होते हैं वो कभी क्लोज नहीं होते, पैक्ड नहीं होते, उनको खुला ही रखा जाता है. क्योंकि अगर आपने उन्हें पूरा भर दिया तो पानी जो है उसके अंदर एक्सपेंड होगा तो वो जो क्लोज कंटेनर है वो फट जाएगा, टूट जाएगा. और ऐसा होता भी है. कभी अगर आप ये देखो, ये जो लिम्का की या कूल ड्रिंक की जो बोतल होती है उसके अंदर से ऐसे रहती है, ठीक है ना. जब आप इसे फ्रीजर में रखेंगे, फ्रीजर में पानी पूरा अप टू ब्रिम भर के जब आप फ्रीजर में रखेंगे तो ये जो है ये फिंगर्स अंदर जो प्रोजेक्शन है ये बाहर आ जाते हैं, तो ये ऐसी बन जाती है, नीचे से गोल हो जाती है. वो इस वजह से क्योंकि पानी जो था अंदर एक्सपेंड करता है और एक्सपेंशन जो है ना इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बाहर की तरफ प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से नीचे एक्सपेंड हो जाती है. तो ध्यान रखें, वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग. और इसी की वजह से आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेम मास ऑफ वाटर, और आइस का जो डेंसिटी होता है ये कम होता है एज कंपेयर टू वाटर. दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स. अब यहाँ पर भी वाटर के लिए एक चीज और बता दूं, हालांकि बॉन्डिंग में आएगा, वो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना. वो आपको ध्यान रखना. तो यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा गैलियम है. तो गैलियम एक्सपेंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन. लर्निंग वाला क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. हालांकि आपको ये चीज नहीं पता होगी कि एक्सपेंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे लिक्विड मेटल है उससे आप थोड़ा बहुत पकड़ लोगे, ठीक है ना. तो वर्ड्स भी आप देखा करो क्वेश्चन में क्या है, जरूरी नहीं आपको हर चीज आए. द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड. मैं एम्फोटेरिक बार बार बता रहा हूं आपको. एम्फोटेरिक के अंदर क्या है, ये बेअल्जन
सब पब सन, सब पब सन, ये 6 मतलब बे अल जन, सब मिलके पब में गए, वहां सन गए, तो बे अल जन सब पब सन, बे अल जन सब पब सन। तो इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स हैं, जैसे O Al2O3, ZnO Sb2O3, PbO और PbO2, PbO और PbO2, SnO और SnO2, ये सब जो है ये एम्फोटेरिक है। तो ध्यान रहे मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दैट आर बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बट मेटलॉइड्स ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और इनके हाइड्रोक्साइड भी जो है ना वो एम्फोटेरिक होंगे, जैसे ZnOH होल ट्वाइस, ये एम्फोटेरिक है, ठीक है। ऐसे ही BeOH होल ट्वाइस, BeOH होल ट्वाइस, तो ये BeOH होल ट्वाइस, ठीक है, BeOH होल ट्वाइस, ये भी जो है ये एम्फोटेरिक है, ठीक है ना। अब आप देखो AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस भी एम्फोटेरिक है, AlOH होल थ्राइस भी जो है ना ये एम्फोटेरिक है, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर पूछा है, तो पेयर के हिसाब से ये तो एम्फोटेरिक है, ये तो एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, लेकिन ये तो है, ये तो एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो एम्फोटेरिक चूज कर लेते हैं। अब BOH होल ट्वाइस, ये भी एम्फोटेरिक है, ठीक है, और BOH होल ट्वाइस, ये भी एम्फोटेरिक है, और BOH होल ट्वाइस, ये भी एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो पेयर पूछा है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है ना ये चीज ये आपको कंफ्यूजिंग करेगी, BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस जो है ना ये बोरिक एसिड कहलाता है, इसका फॉर्मूला होता है H3BO3, H3BO3, ये बोरिक एसिड है, ध्यान रहे ये बोरिक एसिड है। लिखने को ऐसे लिखते हैं कंफ्यूज करने में, बोरिक, जिन बच्चों को कई बार आता है वो भी ये ट्रिक में आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं और इसको बेस मान लेते हैं, या फिर इस पर टाइम ज्यादा लगा देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो BOH होल थ्राइस इज बोरिक एसिड, तो आपको बार बार रिवाइज करना है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर आई वॉश, आई वॉश के अंदर भी यूज होता है, जो एंटीसेप्टिक आई क्लीनर होते हैं उनके अंदर ये यूज होता है, ठीक है। और MgOH होल ट्वाइस जो है ना ये बेसिक है, एम्फोटेरिक पूछ रहा है तो ये तो बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया, ये भी बेसिक हो गया, ये भी बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया, तो ये दोनों जो है ये एम्फोटेरिक है, एम्फी, एम्फोटेरिक, एम्फीबियन से बना है, एम्फो, एम्फी मतलब जो दोनों नेचर शो करता है, ये एम्फोटेरिक है। तो बे अल जन सब पब सन, वो आपको ध्यान करना है, इससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। बे अल जन सब पब सन, इनके ऑक्साइड्स और इनके हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। और एक चीज ये ध्यान रखनी है BOH होल थ्राइस बोरिक एसिड है, ठीक है, ये बोरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा हमारा, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर 4, ये आंसर हमारा ये जो है ये पेयर, क्योंकि यहाँ पे इसने पेयर पूछा है तो वो दोनों एम्फोटेरिक हैं। बाकी एक के अंदर एक ये बेसिक है, एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, वो बेसिक है, ये एसिडिक है और ये एम्फोटेरिक है, तो हमें तो दोनों देखने हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन को आसान से पढ़ा। 4 successive members of first row of transition element are listed below with their atomic number, which are expected to have highest third ionization energy। अब देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इसको समझना पड़ेगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मींस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा है लूजली हेल्ड, उसमें निकालने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी, सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड लास्ट को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें पूछा है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है सबसे ज्यादा, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसमें देखना पड़ेगा। जैसे मैं पहले तो इनको लगा लेता हूं कि वैनेडियम है, अब ये वैनेडियम है, V4 वेंडेटा, ये वैनेडियम है। वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, तो मैं इसमें कर लेता हूं, देखो 20 तक जो है ना ही नी आर्गन, आर्गन तो हो गया 18, आर्गन के बाद ये 4s2 और 3d, 18 तो 20, वैनेडियम 23, ये 3 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा जो मैंगनीज है ये Mn, मैंगनीज जो है ये क्या हो जाएगा आर्गन, आर्गन 18 और ये 4s2 3d5 ये आ गया, ठीक है। और हमारा ये क्रोमियम जो है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्रोमियम Cr, तो क्रोमियम मतलब क्रोमियम 24, तो ये 24 में 4s2 और 3d5 और ये s2 की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है ना। वो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1 हो जाएगा क्योंकि d4 से d5 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये आयरन जो है, आयरन मतलब Fe, और Fe का होता है 26 एटॉमिक नंबर, तो आर्गन और ये 4s2 और 3d6 ये आ गया, ठीक है ना।
तो अब हम हमारे पास सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसमें जो है ये पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से निकलेगा, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, अगर इसकी फर्स्ट आई देखूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहला निकाला तो आपने इसमें से निकलेगा, दूसरा निकाला तो वो भी इसमें से निकलेगा, दो निकालने के बाद जीरो आ गया, अब तीसरा जो है ये इसमें से निकलेगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है ये तीसरा जो है इसमें से निकलेगा, क्योंकि वो दो निकल गए तो तीसरा इसमें से निकलेगा, अब इसमें से दो निकल गए तो तीसरा इसमें से निकलेगा, और ये निकल गए दो तो तीसरा इसमें से निकलेगा, सॉरी ये एक निकल गया तो चौथा जो निकलेगा इसमें जो चौथा जो निकलेगा, इसमें चौथा जो निकलेगा वो निकलेगा 3d4 में से, क्योंकि आपने इधर 1 था, इधर एक निकाल दिया, तब दूसरा निकालोगे तो इधर 4 बचेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो इधर 4 बचेगा, तो तीसरा जो निकलेगा ना 3d4 में से बचेगा, ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा और कहां से निकलेगा और किस स्टेट से निकलेगा वो हमें देखना है। तो यहाँ जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3d3 में से निकलेगा, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d5 में से निकलेगा, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d6 में से निकलेगा, यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d4 में से निकलेगा। अब इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि 3d5 जो है वो स्टेबल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन खींचना मुश्किल है, क्योंकि वो पहले ही स्टेबल है। अगर आप उसमें 3d5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3d4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको पता है 5 जो है वो 4 में कन्वर्ट नहीं होना चाहता, 4 जो है वो 5 में कन्वर्ट होना चाहता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी, क्योंकि इट इज ऑलरेडी स्टेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये मैंगनीज में सबसे ज्यादा लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर लीस्ट देखो, अगर हम लीस्ट की बात करें, लीस्ट जो है आयनाइजेशन एनर्जी वो कौन सी हुई, थर्ड, तो ये जो है ना ये सबसे जल्दी दे देगा, क्योंकि ये 6 है तो 5 में कन्वर्ट होना चाहेगा, तो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वो Fe की वो इन चारों में सबसे कम होगी। तो लीस्ट की बात अगर हम करें, ठीक है, तो आपको तो ये है कि कम टाइम में ज्यादा कंटेंट और ज्यादा नॉलेज मिलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। अब बेसिक और एसिडिक देखें तो सबसे पहले तो जो एलिमेंट है उनको उनके पोजीशन के हिसाब से लगा लीजिए। अब यहाँ पे सिलेनियम है, एल्यूमिनियम है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो ये देखो क्या है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से, तो सिलेनियम तो यहाँ आता है, फिर टीपो कोई नहीं है, फिर वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड फिर नाइट्रोजन ये आ जाता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और ये बिस्मथ ये आ जाता है, ठीक है। अब हमारी जो बात है, और ये इधर आ जाएगा बैंगन आलू गाजर थैला, ये बैंगन आलू गाजर थैला, तो हमारे पास तो सिर्फ ये एलिमेंट है। तो एक तो हमारे पास है सिलेनियम, एक हमारे पास है एल्यूमिनियम है, एक हमारे पास है एंटीमनी, ये एंटीमनी है, और एक हमारे पास है बिस्मथ, ये हमारे पास बिस्मथ है। अब देखो क्या है कि अक्रॉस अ पीरियड अब अगर जाते हैं तो ऑक्साइड का एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक आपका ये हो जाएगा SeO2 एंटीमनी, ये सिलेनियम ऑक्साइड जो है ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि अक्रॉस अ पीरियड एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीजेस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर जो है बढ़ जाएगा। मोस्ट बेसिक पूछ रहा है, तो बिस्मथ जो है ना ये मोस्ट बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखो Al2O3 तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ एम्फोटेरिक है, और ये जो है ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, कोई भी एक ऑर्डर, अब इन दोनों में चूज करना है। और एंटीमनी के ऑक्साइड भी मैं बता चुका हूँ आपको एम्फोटेरिक है, तो ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, अब ये एसिडिक है, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो नई भी जो भी आता है कंटेंट उसको आप रिवाइज करिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो आपको पता है उससे आंसर निकालने की कोशिश करा करिए, तो जो याद है उससे, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं दैट आर एसिडिक, और मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं बेसिक, और बीच में जो मेटलॉइड बन रहा है दैट आर एम्फोटेरिक। और ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि अब देखो वही ट्रेंड है, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के हिसाब से एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा बिस्मथ, ठीक है। नाउ करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑर्बिट। अब ये जो चीज है ये जो है ना ये काफी ज्यादा एप्लीकेशन पार्ट है, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी, ठीक है, इसके बेस पे। तो यहां पर देखे क्या है कि sp, अब आपको पता है कि एसिडिक कैरेक्टर जो है, एसिडिक कैरेक्टर इट इज, या फिर एसिडिक नेचर मान लें हम, एसिडिक नेचर भी मान सकते हैं कि एसिडिक
नेचर, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electronegativity and directly proportional to oxidation state and directly proportional to s character of hybridization, ठीक है। तो यहां पर जो है ये sp है, sp में 50% s है, 50% p है। sp2 में जो हमारा, अब मैं s करेक्टर की अगर बात करूं, s करेक्टर मतलब s परसेंटेज ये है। तो sp अगर मैं बात करूं, sp के अंदर कितना है, तो देखो दो ही हैं तो 50-50, 50% s करेक्टर। sp2 है तो 3 है, sp2 है तो 3 है तो 33%, क्योंकि 33.33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। और sp3 है तो ये 4 हो गए, 3 इसके 1 इसके, तो ये 25%। तो सबसे ज़्यादा s करेक्टर किसमें है? सबसे ज़्यादा s करेक्टर है इसमें, sp में। तो ये अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो ये sp सबसे ज़्यादा एसिडिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हो जाएगी, sp की, फिर sp2, फिर sp3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ये, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट देखें, अगर हम एप्लीकेशन पार्ट क्या है कि अगर हम इनका एसिडिक करेक्टर देखें तो एसिटिलीन, ये एसिटिलीन और ये CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इथाइलिन, और एक ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। तो इसमें देखो, इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp, इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2, इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक ये एसिडिक। ये भी पूछ सकता है कि इसमें जो है वो सोडियम मेटल से लग के हाइड्रोजन गैस कौन प्रोड्यूस करेगा? तो ये एसिटिलीन करेगा, बिकॉज इट इज हाईली एसिडिक एज कंपेयर टू ऑल द थ्री। तो ये जो है ना सोडियम एसिटिलाइड बना देगा, या सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ये दोनों नहीं करेंगे, ये उतने एसिडिक नहीं है, तो ये सोडियम के साथ या एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रहे आप कि यहाँ पर वो sp उनके साथ कैसा जो है वो करेक्टर शो करता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, which one of the following order is not accordance with the property stated against it? तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी दी गई है, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, अब Cl2F2Br2। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है हेलोजन के केस में इंपॉर्टेंट है। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होता है। होता क्या है, ये पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अगर आप फ्लोरीन की बात करें, ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, और क्लोरीन का जो साइज है ना, क्लोरीन का साइज जो है ये बड़ा है। तो है ये कि दोनों ही सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, सेम ग्रुप के अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम होता है। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। अब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन छोटे एरिया में है, बहुत पास इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्शन होता है तो बॉन्ड वीक हो जाता है, बॉन्ड में स्ट्रेन है। तो फ्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेन है उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो उसकी वजह से होता यह है कि फ्लोरीन जो है वो इधर आ जाता है और क्लोरीन जो है इधर आ जाता है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर जो है वो गलत है। तो मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो Cl2 की ज़्यादा होती है, फिर F2 की ज़्यादा होती है, फिर Br2 की ज़्यादा होती है, और फिर I2 की ज़्यादा होती है। होता यह है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेज होती है। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होता है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है ना, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है। तो होना तो ये चाहिए था कि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्लोरीन ग्रुप में सबसे पहले आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये होता है हमारा F2Cl2 Br2 और I2। लेकिन होता ये है कि फ्लोरीन के अंदर खुद में रिपल्शन है, खुद में इतनी ज़्यादा लड़ाई है, खुद के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो वो वैसे ही रिपेल करते हैं और बॉन्ड जो है वीक हो जाता है। अगर इंटरनल डिस्प्यूट है, ठीक है ना, इंटरनल डिस्प्यूट है, तो वो फिर वीक हो जाती है चीज़, ठीक है ना। तो इंटरनल डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इंटरनल डिस्प्यूट नहीं रखना चाहिए। तो ये फ्लोरीन इधर आ जाएगा और क्लोरीन। तो हमारा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर जो है ना, ये हो जाएगा, क्लोरीन का ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इनने जो है एक्सेप्शन को काउंट नहीं करा है, ठीक है ना। तो आपको एक्सेप्शन को काउंट करना है। तो ये ऑर्डर है ये गलत है, ये इन अकॉर्डेंस। अब देखो ये ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, बाकी भी देखें। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन इतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है कि ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर लेता है। ऑक्सीजन सभी चीजों को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन फ्लोरीन ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ये हम बोल सकते हैं
कि ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, वो बात सही है। तो ये कैरेक्टर जो है, ये ऑर्डर हमारा सही है, ये ऑर्डर सही है। फिर एसिडिक कैरेक्टर जो है ना, एसिडिक कैरेक्टर जो है हेलोजन के केस में, हेलोजन हाइड्राइड्स जो हैं HiHbr, तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन तो कॉमन है, अब आयोडीन जो है उसका साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ जो है बढ़ जाती है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से Hi इज वेरी वेरी एसिडिक। Hi को अगर आपने हाथ पे अगर गिर गया Hi तो वो आपको जो है धुएं निकाल देगा, ठीक है ना। तो ये है हमारा ये, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी सही है। तो ये तीन ऑर्डर सही हैं, ये जो है ये बस गलत है, यहाँ पर ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना वो क्या है, वो बेसिक है, तो वो जो चीज़ एसिडिक होगी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, NaOH क्या है हमारा, बेसिक है, ये बेसिक है। तो इससे कौन रिएक्शन करेगा, तो इससे रिएक्शन करेंगे एसिडिक या एम्फोटेरिक, एसिडिक या एम्फोटेरिक रिएक्शन करेगा, एसिडिक या फिर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ही रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो हमें वो देखना है, तो बेसिक रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ये है BeO एम्फोटेरिक, B2O3 और SiO2 ये दोनों एसिडिक हैं, तो ये भी रिएक्शन कर जाएगा, ये भी रिएक्शन कर जाएगा, ये भी रिएक्शन कर जाएगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट में का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ लाइम बोलते हैं, स्लेट लाइम बोलते हैं, इसको सिर्फ लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसमें आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ध्यान रहे कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 7th स्टैंडर्ड से पढ़ाना चालू कर देते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ होता है। फिर हमारा अमंग्स्ट द एलिमेंट with following electronic configuration which one of them may have the highest ionization energy, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो हाईएस्ट होगी। तो अब देखो क्या है कि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, उनकी एक तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और उसके बाद जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है ना उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। और आपको अगर वो सब नहीं पता तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से आप काउंट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन जोड़ लीजिए और जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक तरीके से एटॉमिक नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर नियॉन का हमारा कितना होता है, हीनी, ये 10 दोबारा और 13, तो ये 13 हो गया। 13 मतलब एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया। अब ये 10 और 5 15, ये 15 हो गया। 15 मतलब फास्फोरस हो गया, ये फास्फोरस हो गया। अब ये 10 और 4 14, ये 14 हो गया। 14 मतलब सिलिकन हो गया, ठीक है। और ये 18 और 10 28 और 2 30 और 33, ये आर्सेनिक हो गया, 33 ये आर्सेनिक हो गया, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से हम करें तो ये एल्युमिनियम के इधर आ जाएगा सिलिकन, फिर ये फास्फोरस आ गया, फास्फोरस के नीचे आ जाएगा आर्सेनिक, ये हमने लगा दिया, ठीक है ना, ये हमने लगा दिया। अब आपको पता है इधर से इधर जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस की ज़्यादा, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो अभी भी फास्फोरस की ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस की हो जाएगी, मतलब इसकी हो जाएगी ये। और वैसे भी इसका जो है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हालांकि उसका भी हाफ फील्ड है, ठीक है, वो भी हाफ फील्ड है, लेकिन वो साइज में बड़ा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ये साइज में छोटा है। तो इसमें इन चारों में इसकी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बिकॉज ऑफ साइज, ठीक है ना। तो कभी आपको नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन सॉल्व करने का ईजी वे ये है कि एटॉमिक नंबर आप देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो आप चीज़ों को लगा लीजिए एलिमेंट को, और फिर जो है रेगुलर ट्रेंड थोड़ा बहुत तो आपको पता ही है, इंक्रीज कहाँ होता है डिक्रीज कहाँ होता है, उसके हिसाब से आप कर लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है ना। नेक्स्ट विच इज करेक्ट, ठीक है ना, करेक्ट कौन सा है, करेक्ट IP1 पूछा है। IP1 मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल 1, ठीक है ना, ये आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो यहाँ पे तो सोडियम और एल्युमिनियम है। अब ये जो है ना जो एलिमेंट है उनको हम लगा लेते हैं, सोडियम, और तो ये सोडियम है, सोडियम के उधर आता है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम आ गया। अब सोडियम, अब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, अब सोडियम है
फिर इधर मैग्नीशियम है, फिर इधर एल्यूमिनियम है, ठीक है। फिर हमारा गैलियम और कैल्शियम है। मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम आता है, और एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम आता है, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम आता है। अब फर्स्ट आयनेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो सोडियम और एल्यूमिनियम में किसकी ज्यादा हो जाएगी? तो सोडियम एल्यूमिनियम में तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, क्योंकि इधर से इधर जब आप जाते हैं ना तो इधर से इधर बढ़ेगी। और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीशियम के केस में S2 होता है, एल्यूमिनियम के केस में P1 होता है। तो वो तो आपको पता है, क्योंकि ग्रुप सेकंड जो है वो ग्रुप 13 से ज्यादा जो है आयनेशन एनर्जी रखता है। तो ये ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप 13 है, ठीक है ना। तो वो हमारा मैग्नीशियम, तो अगर हम देखें तो ये होगी, ठीक है ना। तो एक तो हमारा ऑप्शन ये बैठ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन सही बैठ रहा है। और गैलियम और कैल्शियम में भी अगर हम देखें तो भी यही होगी, कैल्शियम की ज़्यादा होगी और गैलियम की कम होगी, क्योंकि ये ग्रुप सेम है, ठीक है ना। तो कैल्शियम को कंपेयर करेंगे गैलियम से और मैग्नीशियम को कंपेयर करेंगे एल्यूमिनियम से, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। और मैग्नीशियम और जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, तो बेरिलियम होता है ऊपर, तो बेरिलियम की ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे कम होती है, वो रेगुलर ट्रेंड है। तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो आंसर जो है ये सही है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को। तो कभी भी आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को दे तो एलिमेंट को उनके साइज और पोजीशन के हिसाब से लगा लीजिए, और फिर जो है वो उनका जो जनरल ट्रेंड है उसके हिसाब से आप देख लीजिए, और एक्सेप्शन को उसमें देख लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयन इज डायमैग्नेटिक। तो पूछ रहे हैं कौन सा लेंथेनॉइड आयन जो है वो डायमैग्नेटिक है। तो जैसा आपको पता है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स के अंदर आता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के पास आए पैरामैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर आए डायमैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो जाता है दैट इज डायमैग्नेटिक, और जब मैग्नेटिक फील्ड के पास आता है दैट इज पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और डायमैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और ध्यान रखनी है इसके अंदर कि जो ऑक्सीजन का जो पैरामैग्नेटिक नेचर है, द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन कैन ओनली बी प्रूव्ड बाय MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, तो आप ध्यान रखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो अभी तो यहाँ पर ये करते हैं। तो पहले तो ये है कि आपको जो है वो ये आपको पता होना चाहिए कि लेंथेनॉइड्स क्या है। तो लेंथेनॉइड पे आपको फोकस कर लेना है। तो लेंथेनॉइड, अब लेंथेनॉइड जो है वो क्या है, तो ये जो लेंथेनॉइड 4F जो एलिमेंट है, जो 4F ब्लॉक के 4F जो ब्लॉक है, 4F जिसमें भरता है दैट इज कॉल्ड एज लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड चालू होते हैं सीरियम से, ये आपको ध्यान रखना है। लेंथेनॉइड सीरीज याद करने के लिए आपको कुछ भी तिकड़म लगाना पड़ेगा। मैंने जैसे याद कर रखी है तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने याद कर रखी है इसको ऐसे, सी पर नदपम सम यू गॉड तब दे हो इंजीनियर तुम यबलू भी आएगा। चलो ऐसे नहीं आता तो इसको वैसे कर लेते हैं, ठीक है। वर्टिकल नहीं आ पा रहा है, हॉरिजॉन्टल में हमें करना पड़ेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। तो क्या है, सी पर नद पम सम, ये यहाँ पे सी पर नद पम सम यू गॉड GD है ये, गॉडजिला, गॉड तब दे हो इंजीनियर तुम यबलू। अब मैंने कैसे याद कर रखा है, तो जैसे सी पर मतलब समुंदर पर, सी पर नदपम करना है, सम थोड़ा सा करना है, यू तब मतलब तुम्हें, गॉड तब देगा, तो हो जाओगे तुम, हो इंजीनियर तुम यबलू मतलब शबलू याद कर लिया, शबलू कजन का नाम है तो मैंने वैसे याद कर लिया है। तो एक बार वापस पढ़ लीजिए, सी पर नद पम सम यू गॉड तब दे हो इंजीनियर तुम यबलू, मतलब समुंदर पर नद पम सम करना है, यू गॉड जब तुम्हें गॉड इंजीनियर बना देगा यबलू, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, तो देखिए ये जो सीरियम जो चालू होता है ये है 58 से, सीरियम चालू होता है 58 से,
अब इनका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो नोबल गैस हमें पता है हीना नीना और करीना जीरो रन आउट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 2, 10, 18, 36, 54 और ये 86, ये आ गया। तो मैं 54, मुझे 58 लिखना है तो 54 लिखूंगा। तो इसमें सबके केस में मैं जिनॉन ले लूंगा, ठीक है, सबके केस में मैं जिनॉन ले लूंगा। तो इसका मैं अगर देखूं सीरियम का, तो सीरियम के केस में मैं लिख लूंगा जिनॉन और ये आ जाएगा 6s। देखो ये कौन सा पीरियड है, तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। तो इसके अंदर ये जिनॉन आ गया फिफ्थ पीरियड। अब जिनॉन के नीचे आएगा ये, तो ये इसके अंदर आ जाएगा 6 पीरियड। तो इसके अंदर 6s भरेगा, 6s2 और ये 4f और 5d और 4f, 5d और 4f, 5d और 4f ये भरता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आता है और 1 यहाँ पर आता है। तो ये तो 54 और 2 56, 57, 58। तो ये सीरियम का है। तो सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सीरियम 4f1, 5d1, 6s2। अब प्रेसियोडाइमियम, तो प्रेसियोडाइमियम में क्या होता है, प्रेसियोडाइमियम में भी यही होता है। ये Pr का लिख देते हैं प्रेसियोडाइमियम, इसमें आता है जिनॉन। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेसियोडाइमियम में सीधा के सीधा 3 आ जाते हैं इसमें, ये D वाला भी इसमें आ जाएगा और एक और बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये 4f ये 3 आ गया और ये 5d0 और 6s2 लिखूंगा, 5d0 है तो 6s2, ये प्रेसियोडाइमियम। फिर नियोडाइमियम में क्या होगा कि वो 3 का फिर 4 आ जाएगा, फिर अब dd नहीं भरेगा यहाँ पर, तो nd नियोडाइमियम में क्या हो जाएगा जिनॉन और ये आ गया आपका 4f4 6s2 ये हमारा आ गया नियोडाइमियम के बाद आएगा आपका प्रोमीथियम के बारे में इंपॉर्टेंट है। प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव लेंथेनॉइड्स आर नॉट रेडियो एक्टिव। एक्टिनॉइड्स जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन हमारा पीएम जो है वो रेडियो एक्टिव है, हमारा पीएम रेडियो एक्टिव है। तो प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव। तो पीएम कर लेते हैं प्रोमीथियम। अब ये पीएम प्रोमीथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये आ जाएगा जिनॉन और ये 4f5 6s2 3 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 4f5 6s2। अब ये प्रोमीथियम आ गया। अब समारियम कर लेते हैं, एसएम समारियम। तो समारियम का आ जाएगा जिनॉन और ये 4f6 6s2, ठीक है, ये समारियम। अब यूरोपियम के केस में क्या आ जाएगा जिनॉन फिर ये 4f7 6s2 ये यूरोपियम है। फिर गैडोलीनियम जीडी गैडोलीनियम में क्या आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा जिनॉन और ये 4f7 ही रहेगा क्योंकि 7 हाफ स्टेबल है, वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज करना नहीं चाहता, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डी में चला जाता है। तो गैडोलीनियम आपको ध्यान रखना है, गैडोलीनियम में ये 5d1 6s2 हो जाएगा, ठीक है ना। गैडोलीनियम में 5d1 एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में आ जाता है। हम देखो यहाँ पर बस आपको ये जो करना है, एक तो ये जिनॉन वाला याद करना है, जिनॉन के अंदर D1 है, फिर जो प्रेसियोडाइमियम है, प्रेसियोडाइमियम के अंदर F3 आ जाएगा, ये D वाला भी इसमें आ जाएगा और एक जो बढ़ेगा वो भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि हमें F बढ़ाना है। F से नीचे इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कम्स इन F ऑर्बिटल लेंथेनॉइड के अंदर, तो जब जिनॉन से नीचे जाएंगे तो F में बढ़ेगा, लेकिन वो D वाला भी इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 4 5 फिर 6 7, फिर यहाँ पर भी 7। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भी ये 7 आ गया, ठीक है, ये 7 आ गया, यहाँ पर भी ये 7 आ जाएगा। तो ये 4f7 और ये यहाँ पर D1 आएगा। तो ये गैडोलीनियम के केस में यहाँ पर D1। तो ये वाली चीज़ें जो है ना सर्कल करके, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब गैडोलीनियम, फिर टर्बियम, ये TB के केस में क्या आ जाएगा, TB के केस में क्या आ जाएगा, ये जिनॉन फिर 4f। अब ये वापस से DB इसमें आएगा और एक और इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि 7 से 8 होना चाहिए, लेकिन ये D वाला भी इसमें आ जाएगा, तो सीधा 9 हो जाता है। तो वो F9 और 6s2 ये देखिए, ठीक है ना। वो D वाला भी, इसमें तो D इसलिए आया था क्योंकि स्टेबल था, तो D वाला भी फिर सीधा उसमें चला जाएगा और F में एक और बढ़ जाएगा, तो वो 7 से सीधा 2 बढ़ेगा 9, ठीक है।
तो ये आ गया टर्बियम। अब ये डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, तो ये डिस्प्रोसियम कितना आ जाएगा, तो ये dy कितना आ जाएगा। फिर अब रेगुलर चलेगा, जिनॉन 4f10 6s2, ठीक है, ये 10 4f10 6s2। फिर ये डिस्प्रोसियम के बाद हॉल्मियम, हॉल्मियम HO, हॉल्मियम क्या हो जाएगा, जिनॉन और ये 4f11 6s2, ये हॉल्मियम हो गया, ठीक है। फिर अर्बियम, अर्बियम ये ER के केस में क्या लिख लें, ER हम लिख सकते हैं जिनॉन और ये 4f, क्योंकि यहां पर आ गया था 11 तो ये 12 और 6s2, ठीक है। फिर ये थूलियम, ये TM, तो TM हो जाएगा हमारा, TM हो जाएगा हमारा जिनॉन 4f13 6s2, ये TM। और इटर्बियम YB हो जाएगा हमारा YB हो जाएगा जिनॉन और ये 4f13 14 6s2। और फिर ये ल्यूटेटियम में हमारा हो जाएगा ये ल्यूटेटियम हो जाएगा जिनॉन 4f14 5d1 और ये 6s2, तो यहां पर भी d1 आएगा, ठीक है। तो आपको जहां जहां d है वो आपको नोट करना है। एक तो ये इसमें d है, ठीक है, इसमें d है क्योंकि ये 14 हो गया तो स्टेबल हो गया। फिर एक इसमें d है, ये आपको कर दिया नोट, इसमें d है, ठीक है। अब यहां पर आपको डायमैग्नेटिक देखना है। अब देखो YB2+ है, YB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो YB ये आ गया, दूसरे कलर से करते हैं, YB ये आ गया, ये YB आ गया। अब इसके केस में अगर आप 6s2 करो प्लस टू करोगे तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो अंदर सब पेयर्ड है, अंदर क्या है, सब पेयर्ड है, 14 है ना, तो ये सब पेयर्ड है और ये भी सब पेयर्ड है, जिनॉन भी पूरा फील्ड है तो ये भी पेयर्ड है, तो ये इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें ये है। बाकी भी ऑप्शन देखते हैं, जैसे सीरियम 2+ है। अब सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सीरियम यहाँ पे ये 2+, ये सीरियम है, ठीक है ना, ये वाला सीरियम है, ये सीरियम है जिनॉन 4f1 5d1। अब 2+, अगर 2 इसमें से निकाले तो अंदर एक अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है ना। तो सीरियम 2+ पैरामैग्नेटिक है। समारियम देख लो, समारियम ये है, समारियम कितना है 2+, तो ये 4f6 है, 4f6, ठीक है ना, 4f1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर 4f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है तो सारे पेयर्ड है, लेकिन 14 से कम है तो आपको अनपेयर्ड मिल जाएगा, तो ये 6 है, तो इसके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक हो गया। तो समारियम भी हमारा नहीं होगा। और यूरोपियम देख लो आप, EU के अंदर क्या है 2+, तो 2 निकल गए तो ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब के अंदर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब पैरामैग्नेटिक है और ये जो है ये डायमैग्नेटिक है। तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए लैंथेनॉइड का, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जब भी आएगा जब आप थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस पे और वहां पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है D1 के अंदर इलेक्ट्रॉन आया है, यानी सीरियम के अंदर D1 आया है, सीरियम वाला इंपॉर्टेंट है। फिर गैडोलिनियम वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें D1 आया है। फिर आपका ये ल्यूटेटियम वाला इंपॉर्टेंट है, उसमें D1 आया है, ठीक है। तो उसके बेस पे अब लैंथेनॉइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट वो +2 +3 दोनों होता है, ज्यादातर +3 शो करता है, तो उसमें आप वो भी ध्यान रख लेना। और लैंथेनॉइड के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि लैंथेनॉइड्स आर नॉट रेडियो एक्टिव बट PM इज रेडियो एक्टिव। हमारा PM और PR से थोड़ा ध्यान रखना है, प्रेसियोडाइनियम नहीं, PM, हमारा PM जो है वो रेडियो एक्टिव है, बाकी लैंथेनॉइड्स आर नॉट रेडियो एक्टिव। लैंथेनॉइड्स आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ मेटल बिकॉज देयर अबंडेंस इज वेरी 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 लेस, ठीक है ना, रेयर अर्थ मेटल्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन, तो सोडियम मैग्नीशियम और सिलिकॉन की फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी दी हुई है। सोडियम की कितनी दी हुई है, ये 496, ये सोडियम की दी हुई है। मैग्नीशियम की कितनी दी हुई है, मैग्नीशियम की दी हुई है 737 और सिलिकॉन की जो दी हुई है, सिलिकॉन की दी हुई है 776। पूछा क्या है, पूछा है एल्युमिनियम, पूछा है, मतलब एल्युमिनियम की आयनेशन एनर्जी पूछी है। अब देखो इनको ग्रुप और पीरियड के हिसाब से लगा दें, तो सबसे पहले ये सोडियम, सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा सिलिकॉन, मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद आएगा सिलिकॉन। तो एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं ये, 11 12 13 और ये 14।
ठीक है। अब होता क्या है, इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अब पहले की ही बात कर रहा है तो आपको फर्स्ट ही देखना, मतलब रेगुलर वाला ही देखना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, ये पलट जाता है। मतलब एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी और मैग्नीशियम भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो सेकंड में है और सॉरी मैग्नीशियम जो है वो सेकंड में है, सेकंड ग्रुप में, एल्यूमिनियम थर्ड में है। तो ये हमें फ्लिप करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल एंड दैट इज लेस स्टेबल, वो कई बार कराया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, होना ये ऑर्डर हमारा चाहिए कि सोडियम की सबसे कम, इसके फिर ज़्यादा किसकी, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज़्यादा किसकी, मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम ज़्यादा किसकी, सिलिकॉन की, ठीक है, ये है। तो ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हो गया। अब देखते हैं, तो एल्यूमिनियम को पूछा है, तो ये है कि एल्यूमिनियम की सोडियम से तो ज़्यादा होगी, मतलब 496 से तो ज़्यादा होगी, और मैग्नीशियम से कम होगी, मैग्नीशियम से कम होगी। तो 496 से ज़्यादा और मैग्नीशियम से कम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमें सिर्फ यहीं पर देखना है। तो इसमें सोडियम से तो क्या हो जाएगी, सोडियम से ज़्यादा है और मैग्नीशियम से कम है, ठीक है ना। तो आपको नंबर से नहीं घबराना, नंबर का मतलब ये है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है, ज़्यादा कम ज़्यादा बस वो देखना है। तो नंबर में भी कम ज़्यादा वो देख लेना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है ना। तो सोडियम से ज़्यादा और मैग्नीशियम से कम, इंपॉर्टेंट। ना एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। अब देखो क्या है कि ये सल्फर, ये सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, जैसे सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम। अब यहाँ पर H2S लगा दिया और यहाँ पर H2Se लगा दिया और ये H2Te लगा दिया। अब ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं। अब एसिडिक कैरेक्टर जो है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एलिमेंट जिससे हाइड्रोजन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब जैसे अगर यहाँ पर ये है, ये S है और ये H और ये H, ये H, ठीक है ना, और ये HTE है टेल्यूरियम, और ये H और ये भी H। तो यहाँ पर जो टेल्यूरियम का साइज है ये बड़ा है, सल्फर का साइज थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पर सल्फर और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, बॉन्ड लेंथ कम है। यहाँ पे ये बॉन्ड वीक है तो ये जल्दी से निकल जाएगा हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड वीक होगा उतना H+ का निकलना आसान है, ठीक है। तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ जब बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, फिर ये और ये, तो ये सबसे H2S, तो ये हमारा पहला आंसर, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ, बिकॉज ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, T का साइज बड़ा होगा, हाइड्रोजन जो है वो T से थोड़ा दूर चला जाएगा, तो इसका कटना, इसका निकलना आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू बाकी अदर एलिमेंट्स। तो इसके केस में ये याद रखना आप, ठीक है। और ये हाँ, चलिए ठीक है, सिलिसिक एसिड, ठीक है। रीजन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, ये हमारा जो है, अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेंथेनॉइड्स में होता है, और लेंथेनॉइड में जो है 4f ऑर्बिटल की सक्सेसिव फिलिंग होती है। तो इसमें होता ये है कि हमें 6 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो ये तो न्यूक्लियस है। अब ये जो है ये चीज़, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और अंदर वाले सब शेल भर जाते हैं। ये भी भरा होगा, 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 ये 4 है। अब इसके अंदर ये 4f जो है ना ये भरेगा, लेकिन इससे पहले 6s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे, और 5d इसके अंदर भर भी सकता है, नहीं भी भर सकता, वो डिपेंड करता है कौन सा एलिमेंट है। जैसे सीरियम के अंदर तो d1 आ जाएगा, गैडोलिनियम के अंदर d1 आ जाएगा, ल्यूटेटियम के अंदर d1 आ जाएगा, लेकिन बाकी के अंदर d नहीं भरेगा, ठीक है ना, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर जो है अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 6s के अंदर आ चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना 6th ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं। अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपने अगर f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो एक प्रोटॉन भी बढ़ता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ता है तो उसको काउंटर करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर इक्वल अमाउंट में बढ़ते हैं ताकि न्यूट्रलिटी रहे। तो आप जैसे एक एलिमेंट बढ़ाओगे, एक एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे, तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ेगा और ये जो है 4f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब देखो है क्या,
कि 4f जो है ना वो आउटर को शील्ड नहीं कर पाता है, इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये बहुत पुअर होता है। तो यहां पर प्रोटॉन जो है जो बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो 6s को खींच लेगा। यहां पर जो बढ़ रहा है ना, मतलब ये है कि आपने दो टीम बनाई, एक तो बनाया ये आपने क्या बोलते हैं उसको, WWF को कोई प्लेयर छोड़ो, गामा पहलवान, एक तो आपने गामा पहलवान की टीम बनाई और एक बच्चे की टीम बनाई, एक बच्चा बढ़ा रहा है और एक पहलवान बढ़ा रहा है, तो नंबर के हिसाब से दोनों बराबर है, लेकिन ये इसकी टीम स्ट्रांग होती जाएगी। ऐसे यहां पर भी है कि आपने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ाया और F के अंदर भी इलेक्ट्रॉन बढ़ाया, तो वैसे न्यूट्रलिटी के हिसाब से तो बराबर है, लेकिन 4F जो है ना वो आउटर इलेक्ट्रॉन को इससे बचा नहीं पाएगा क्योंकि ये वीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाएगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो उसकी वजह से लेंथेनाइट के जो साइज हैं जो कम होने चाहिए वो हल्का सा बढ़ जाते हैं, तो कम बढ़ा के वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। जितना साइज डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम अक्रॉस ए पीरियड चलते हैं तो साइज डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये साइज को नहीं कर पाता, या जो है साइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज इंक्रीज होना चाहिए, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उतना साइज डिक्रीज हो जाता है, तो कांस्टेंट हो जाता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये है द इनएबिलिटी ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू शील्ड द 6s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये जो है, तो यहां पर ये है नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रहे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेंथेनॉइड की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर हो जाती है, इसलिए एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथेनॉइड इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेंथेनॉइड जो है वो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई करना पड़ता है, और लेंथेनॉइड कुछ लेंथेनॉइड जो है वो गोल्ड से भी महंगे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज बहुत आपस में मिलती है, क्यों, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड शोज Ln+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड लेंथेनॉइड्स के अंदर जो हमारा Pm है दैट इज रेडियोएक्टिव। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू इनएबिलिटी, पेनिट्रेशन पावर या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग करता है S, फिर करता है P, फिर करता है D और फिर करता है F। ये स्क्रीनिंग है और ये पेनिट्रेशन पावर भी है। पेनिट्रेशन पावर आप थोड़ा ध्यान कर लें कि पेनिट्रेशन पावर मतलब जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड कौन रहता है, तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड ये रहता है, तो इसमें आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बिगेस्ट गैप इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब बिगेस्ट गैप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कहां पर गैप जो है वो ज्यादा आ जाएगा। अब उसके हिसाब से क्या है कि अब देखो क्या है कि इन एलिमेंट्स को आप पहले ग्रुप वाइज लगा लो, ग्रुप और पीरियड वाइज। वैसे तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये Tl होना चाहिए, ठीक है ना, ये Tl होना चाहिए। T खाली एक सिंबल्स का तो कोई एलिमेंट होता नहीं, दो सिंबल होते हैं, और ये Tl होगा, ठीक है ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब होता यह है कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो होना ये चाहिए सबसे ज्यादा किसकी, बोरोन की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की। लेकिन होता यह है कि गैलियम जो है ये ऊपर चला जाएगा और एल्यूमिनियम जो है ये नीचे चला जाएगा बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये कम हो जाएगी, साइज अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब साइज के हिसाब से मैं देखूं तो साइज के हिसाब से ये है, साइज के हिसाब से क्या है, साइज के हिसाब से क्या है, साइज के हिसाब से है बोरोन, फिर गैलियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर इंडियम आएगा, फिर थैलियम आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि जंप हो गया बीच में तो ज्यादा गैप हो गया, साइज के हिसाब से वो ज्यादा गैप हो गया, तो सबसे बड़ा जो गैप आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो बोरोन से एल्यूमिनियम के बीच में आएगा बिकॉज ऑफ साइज, क्योंकि एल्यूमिनियम अपनी जगह से हटके नीचे आ गया, तो सबसे ज्यादा गैप इसमें होता है। वैसे बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2 होती है और एल्यूमिनियम की 1.6, इसकी 1.7, ये 1.8, 1.9 ऐसी होती है। तो इधर सबसे बड़ा चेंज है, बाकी सब में तो 0.11 का चेंज आता है, लेकिन बोरोन से एल्यूमिनियम के 0.4, 0.5 का चेंज आता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम मैग्नीशियम है दिस रेगुलर। अब फिर वो वही चीज पूछी है कि Na सोडियम का दिया है आयनाइजेशन एनर्जी 496, मैग्नीशियम का दिया है आयनाइजेशन एनर्जी 737 और सिलिकॉन का दिया है आयनाइजेशन एनर्जी 786। तो एल्यूमिनियम जो है इन दोनों के बीच में आएगा, तो 496 से बड़ा, 737 से कम, तो वो आंसर बैठता है हमारा ये 577। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द सेकेंड पीरियड एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेकंड पीरियड में लगा लेना है लिथियम आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीज, तो लिथियम के बाद
बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरोन। पहले मैं इसको रेगुलर ट्रेंड में लगा लेता हूँ। बोरोन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नियॉन। अब जो एक्सेप्शन है उसको कर लेते हैं। तो एक्सेप्शन में क्या है, ये पलट जाएगा, ये अंदर आ जाएगा और वो बाहर चला जाएगा। एक तो ये है, और इसके अंदर ये यहाँ आ जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। तो मैं इसको अब लगा लेता हूँ। तो लिथियम, लिथियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद नियॉन। हाँ, नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे मैच कर लेते हैं। लिथियम के बाद बोरोन, बोरोन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अच्छा, अब उसके बाद फ्लोरीन भी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद फ्लोरीन भी आएगा और उसके बाद नियॉन आएगा, ठीक है। फ्लोरीन भी लिख लेते हैं, फ्लोरीन और उसके बाद नियॉन, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो जो रेगुलर ट्रेंड है उसको लिख लेना है और एक्सेप्शन को याद करना है और एक्सेप्शन को उसके हिसाब से सेट करना है। तो ये इसका जनरल तरीका होता है करने का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विथ NaOH। NaOH से कौन सा नहीं रिएक्ट करेगा, ये पूछा है। अब NaOH क्या है, बेस है। तो बेस से एसिडिक भी रिएक्ट करेगा और एम्फोटेरिक भी रिएक्ट करेगा, बेस से बेस रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये AS2O3, अब ये आपको बता चुका हूं, नद पम सम, सॉरी, बेअलजन सब पब सन, बेअलजन, बेअलजन सब पब सन, ये सब जो है ये एम्फोटेरिक है। और आर्सेनिक ऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड जो है ये एसिडिक है, तो वो तो रिएक्ट करेगा। Sb2O3 एम्फोटेरिक है, SeO2 ये एसिडिक है, SeO2 एसिडिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक, ये भी एसिडिक, एसिडिक। अब B2O3, B2O3 वैसे एसिडिक होता है। B2O3 बोरोन ऑक्साइड या बोरोन ऑक्साइड जो है ये भी एम्फोटेरिक, ये भी रिएक्शन कर जाएगा, ये भी रिएक्शन कर जाएगा। तो इसमें तो आंसर कोई सा भी नहीं बैठ रहा है, B2O3, ठीक है। अगर ये BiO2 होता, Bi, बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, अगर ये Bi2O3 होता तो फिर आंसर यही हो जाता, Bi2O3। तो शायद ये Bi2O3 होना चाहिए था, क्योंकि बोरोन ऑक्साइड जो है ये तो फिर NaOH से रिएक्शन करता है, और Bi2O3 जो है ये बेसिक होगा, ये NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्साइड्स का जो बेसिक कैरेक्टर है वो बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये ऑप्शन वैसे तो गलत है, लेकिन अगर ऑप्शन Bi2O3 होता तो वो सही हो जाता। नाउ लास्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, सेकेंड मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में, तो उसका पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें। तो ये क्या है, सब कर्मन, सक टीवी, तो ये सक टीवी, टीवी कर्मन, कर्मन, फेकोनी, फेकोनी, कूजन, कूजन, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एक तो दिया हुआ है क्रोमियम, एक तो दिया हुआ है हाँ क्रोमियम दिया हुआ है, एक तो हमें टाइटेनियम भी दिया हुआ है। तो टाइटेनियम, टाइटेनियम कर लिया हमने, फिर हमने क्रोमियम कर लिया, क्रोमियम कर लिया, मैंगनीज कर लिया, मैंगनीज भी कर लिया, और वैनेडियम भी कर लिया, वैनेडियम भी कर लिया। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक मतलब चारों एक साथ दे दिए इन्होंने, ठीक है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इसके क्या आएगा, तो ये आर्गन, आर्गन 18, 18 4s2 20 और 3d2 ये 22, ठीक है ना। अब वैनेडियम, ये तो टाइटेनियम आ गया, टाइटेनियम, अब वैनेडियम आ जाएगा, आर्गन 18 और ये 3d3 4s2 और ये क्रोमियम। अब क्रोमियम देख लें, क्रोमियम हेंसी क्रोमियम, आर्गन 3d5 4s1 और मैंगनीज, मैंगनीज में आ जाएगा आर्गन और ये 3d5 4s2। अब देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको कहाँ आएगी,
दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब जहां पे स्टेबल हो जाए, एक निकलने के बाद अगर वो स्टेबल हो गया तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो मतलब यहाँ पर जो है अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो तो एस में से ही निकालोगे, इसमें से भी उसी में से निकालोगे, इसमें से भी दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में से निकालोगे। लेकिन इसमें जो है ना, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन आप D5 में से निकालोगे और वो स्टेबल है, तो ये सेकंड जो है सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी, क्रोमियम की हो जाएगी। तो क्रोमियम सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, वैसे ही बैठ रहा है। अब देखो मैंगनीज जो है, मैंगनीज में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे ना तो ये 1 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 1, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, क्योंकि हाफ फील्ड है। उसके बाद मैंगनीज हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद मैंगनीज हो गई। फिर वेनेडियम, वेनेडियम के अंदर ये 2। अब होता क्या है कि साइज भी डिक्रीज होता है। मैं साइज के हिसाब से करूं तो साइज के हिसाब से क्या है, ये टाइटेनियम, फिर इससे जो बड़ा साइज है, साइज जो है अक्रॉस फर्स्ट इंक्रीज, ठीक है। तो टाइटेनियम से बड़ा वेनेडियम, वेनेडियम से बड़ा क्रोमियम, क्रोमियम से बड़ा मैंगनीज, ठीक है। तो क्रोमियम, लेकिन यहाँ पर ये क्रोमियम जो है वो स्टेबल हो गया, उसकी वजह से ये आ गया। उसके बाद फिर ये आ जाएगा और उसके बाद फिर वेनेडियम, अब वेनेडियम और उसके बाद फिर टाइटेनियम, टाइटेनियम सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें हमारा ये लग जाएगा क्या, क्रोमियम देन मैंगनीज। साइज के हिसाब से करें तो साइज हमारा ठीक है, साइज के हिसाब से तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से ये बैठ जाएगा। ये हाफ फील्ड है, सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल में से निकलेगा, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी क्रोमियम की, उसके बाद ये मैंगनीज की, उसके बाद वेनेडियम की और उसके बाद टाइटेनियम की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 3, ठीक है। तो बने रहिए इंटरेस्ट के साथ, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से इस चैनल को, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आते रहें तो आपको मिलते रहें, ताकि आपको, क्योंकि वेब का जो दुनिया है ये पूरा मकड़ जाल है, मैट्रिक्स है, तो इसमें आपको चीज़ ढूंढना ना पड़े, आपको इजीली मिल जाए, आपकी सर्च हिस्ट्री में इजीली रहे। और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सीधा सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे ही दबाएं और वो चैनल सीधा चले जाएं और उस पर वहाँ पे देखते रहें इंटरेस्ट के कंटेंट। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए।